अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा करना हो तो हम जेन ज़ी पर करेंगे, जेन अल्फा पर करेंगे। इस नई पीढ़ी को आदेश ना दें, बातचीत करें। आंदोलन संवाद का तरीका है। यह बयान किसी और का नहीं बल्कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का था। मौका था इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइटेड नेशन के 15वें स्थापना दिवस का, जहां जेन ज़ी से मुखातिब हो रहे थे मोहन भागवत। और इस कार्यक्रम में देश भर के 100 शहरों से 15 से 19 साल की उम्र के 2000 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे थे। और ऐसे मौके पर मोहन भागवत का आना और जेन ज़ी के साथ संवाद करना, वो भी इस तरह का संवाद करना, काफ़ी अहम रहा, क्योंकि ये संवाद ऐसे समय में हो रहा था जब युवाओं के आंदोलन सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे में दो सवाल काफ़ी अहम हैं। पहला कि आखिर युवाओं के साथ ऐसे संवाद की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ऐसे संवाद के जरिए क्या हम इन युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे, या फिर इनकी आकांक्षाओं के हिसाब से, इनके मिजाज के हिसाब से अब सियासत बदलने का वक्त आ गया है। आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले थोड़ा सुन लीजिए मोहन भागवत ने क्या कहा इस युवाओं के साथ संवाद में। भारत सरकार ने यदि पहले ही डायलॉग कर लिया होता, पहले ही जेन ज़ी से बात कर ली होती, तो दिन आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस पे आपका क्या राय है, एक? और दूसरा कि आंदोलन करना खराब है क्या? ये दो प्रश्न है। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर and a consensus is evolved after discussion. That discussion may happen through dialogue. Due to various reasons, if that thing is not heard, agitation पर जा सकते हैं। लेकिन ये सब करना है to evolve the consensus, not to create divisions. कि ये जो नई पीढ़ी है जेन ज़ी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। बच्चे जो भगवान का स्वरूप है, उन पे कई बार, जो इनोसेंट है, उन पे कई बार लाठीचार्ज होता है, पेलेट गन फायरिंग हुआ था। तो ये सारे विषय के और एक बात, हाँ, आपका क्या मानना है? ये होना चाहिए। ये जो बातें है ना जी, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। तो ये थे मोहन भागवत जो जेन ज़ी के एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे और कई सारे सवालों का बखूबी उन्होंने जवाब दिया। और इस पूरे कार्यक्रम के काफ़ी हिस्से को मैंने खुद सुना और सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, जो सियासत सोच रही होती है, जो कई बार लोग स्टूडियो में बैठ के या संसद में बैठ के जो सोच रहे होते हैं, जेन ज़ी की सोच उससे बिल्कुल अलग है। और शायद यही है जी कि सोच में जो अंतर है ना, वो एक बड़ी वजह है कि जेन ज़ी अपने आप को, उनको लगता है कि हमारी बातों को सुनी जाए, और इसका प्रतिफल कई सारे रूप में देखने को मिलता है। और इसका उपाय आखिर क्या है? हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं, जाने माने लेखक शिव खेड़ा साहब हैं। शिव खेड़ा साहब पहले भी कई बार जेन ज़ी से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो बातचीत किए हुए हैं, तो उनके मिजाज को बखूबी समझते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ दो और ख़ास मेहमान हैं। भाजपा के प्रवक्ता विजय शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल लोधी साहब हैं, और कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आमतौर पर मैं पार्टी के प्रवक्ताओं से शो की शुरुआत करता हूं, लेकिन आज मैं चाहूँगा शिव खेड़ा साहब आपसे इस शो की शुरुआत करूं। सबसे पहला सवाल कि आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों अब इन लोगों को जाकर के जेन ज़ी से इस तरह के संवाद करने की जरूरत पड़ी है? लक्ष्मण जी, ऐसा है कि जी, सबसे बड़ी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जेन ज़ी की बात नहीं है
कि जेनजी क्या चाहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा व्यवहार हो, आप क्या चाहेंगे? पिछले 7 साल से हर साल पेपर लीक कर रहा है, करोड़ों आदमियों की जिंदगियां खराब हो रही हैं, 25 लाख लोग पेपर के लिए अपीयर करते हैं, उनके साथ 5-5, 6-6 परिवार के उनके लोग होते हैं, करोड़ों लोग वहां पे खड़े हुए हैं। आप कहते हैं हमारे जेनजी में फर्क है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जनरेशन के साथ ये हाल हो तो आप क्या चाहते होंगे? क्या चाहते हैं आप? वहां पर 5 साल बिल्कुल। अपनी जिंदगियां बर्बाद चाहते हो क्या आप? सो व्हाट वुड यू वांट? कोई नहीं चाहेगा। क्या उन्होंने क्या गलत काम किया? और जेनजी की रिक्वायरमेंट थोड़ी है, आप हर इंसान की इंसानियत की रिक्वायरमेंट है। आप उनकी जिंदगियां खराब कर रहे हो। क्या चाहते हैं वो? पिटना चाहते हैं? उनको पीटोगे क्या? वो यही चाहते हैं कि ईमानदारी हो। भ्रष्ट सरकारें हर साल उनके जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं और आके खड़े हो रहे। कोई गलत है क्या? व्हाट इज रॉन्ग विद इट? आप उनको पीटना चाहते हो, अत्याचार करना चाहते हो और वो चुप बैठे क्या? व्हाट इज रॉन्ग विद इट? आप उनसे पूछिए, कहता है जेनजी, आपकी जनरेशन आपके साथ ऐसा व्यवहार हो, आप क्या चाहोगे? बेकार बात करते हैं। 100% इट इज रबिश व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। उनकी जिंदगी बर्बाद। और जेनजी क्या चाहती है? दे वांट ऑनेस्टी, दे वांट ए भ्रष्ट सरकार बंद करे, यहां पर उनकी जिंदगी बर्बाद मत करें। व्हाट इज रॉन्ग विद इट? कौन सी गलत काम किया उन्होंने? बिल्कुल, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने शिव खेड़ा साहब आपने उठाया कि जेनजी जो चाह रहे हैं, दरअसल वो उनके साथ जो हो रहा है वो कोई भी जनरेशन नहीं चाहेगा। चाहे जेनजी का जनरेशन हो, आपके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो आप क्या चाहेंगे? आप कोई भी जनरेशन ऐसा नहीं चाहेगा। लेकिन इस जनरेशन को अब चूंकि एक प्लेटफॉर्म मिला है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिला है, फिर ऐसे में वो एक प्लेटफॉर्म के जरिए आपस में जगह जगह जेनजी जगह जगह के युवा इकट्ठा हो जाते हैं। पहले जो कुंठाएं लोगों के घरों में दबी रह जाती थी, गाँव में दबी रह जाती थी, छोटे छोटे कस्बों में दबी रह जाती थी, अब वहाँ तक नहीं रहा, चूंकि टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे आवाज़ों को एकजुट करने का एक बड़ा मौका दिया है। विजय शर्मा साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। जेनजी क्या चाहता है? जो चाहता है उनके साथ जो जाति होती है वो जाति ना हो, ईमानदारी रहे, भ्रष्टाचार ना हो, पेपर लीक जैसे मामले ना हो। और जो इस संवाद को आपने सुना भी होगा तो एजुकेशन पे उन लोगों की बड़ी बेबाक राय थी कि नेशनल इमरजेंसी जैसी हालत है, एजुकेशन सिस्टम में एक बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो ये संवाद तक रहेगा या फिर आपको लगता है कि संवाद से आगे जाकर कदम उठाने की गुंजाइश है? लक्ष्मण जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार युवाओं के लिए समर्पित है और लगातार काम कर रही है और हर कदम पे हम युवाओं को सामने रख के कार्य करते हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले एनपीए बना, जिसका ये सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। क्यों बनाना पड़ा? वो आपको भी पता है कि मेडिकल सीटें बिकती थी, पूरे देश में बिकती थी। एक गरीब का बच्चा ज्यादा नंबर लाने के बाद में भी घर में बैठ जाता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो किस तरह की होती थी? तो इस तरह की चीजों से छुटकारा पाने के लिए हम ये लाए। उसके बाद में हमें जरूरत पड़ी कि कानून भी, एक सख्त कानून भी लाना चाहिए। तो उसके बाद में हम एक सख्त कानून लेकर आए 2024 में, जिसमें 3 साल से 10 साल तक की सजा हुई। आपने भी देखा होगा आज जो ये जितने भी लोग जेल के अंदर सड़ रहे हैं, 18 लोग, किस कारण? क्योंकि ये कानून था। कानून में अब दूसरा हम और सख्त बना दिया, उसमें सजा का प्रावधान कर दिया हमने। और पढ़ाई के अंदर आपने देखा होगा जो शिक्षा पद्धति है वो हमारी गल सड़ गई थी, बिल्कुल वो मैकाले वाली चल रही थी, व्यवहारिक शिक्षा नहीं थी, पढ़ाया क्या जा रहा था। तो उसके बाद में आपने देखा होगा द ग्रेट अकबर, ये कौन सी पढ़ाई है भाई? ये कहीं सिस्टम में है ही नहीं। तो उन चीजों को भी हमने बदलने का काम किया। और दूसरा मैं बताना चाहूं, ये वास्तविकता है कि ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, एक स्टेट की नहीं, सेंटर की नहीं, ये हमारे पूरे भारत देश की एक बड़ी समस्या बन चुकी है। और उस बड़ी समस्या को मिटाने के लिए हम सबको सबका साथ चाहिए, चाहे जेनजी हो, चाहे कोई पार्टी हो, कुछ भी हो। अब आप देखिए, एक छोटा सा मैं दिखाता हूं आपको। 2009 में मेडिकल कॉलेज में, वहां कहां, रोहतक के अंदर, जहां कांग्रेस की सरकार थी, किस तरह से 72 लोगों को ये नकली लोग बैठे हुए थे। ये देखिए आप, ये 2009 का है वाकया। ये देखिए, आप बोलते रहिए, इस वीडियो को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वीडियो को हम लोग तो वेरीफाई कर नहीं सकते हैं। आप खुद ही ये व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति हम लोग भरोसा करेंगे।
लक्ष्मण जी, ये पीड़ित व्यक्ति है। ये बताता है कि जब मैं छात्र था 2009 में, वहां पर मेडिकल कॉलेज है रोहतक के अंदर, वहां मैं इंटरव्यू देने गया, तो वहां मुझे पता लगा कि एक अनाउंसमेंट हुई कि भी सबके बायोमेट्रिक होंगे। बायोमेट्रिक होते ही वहां पार्क में भगदड़ मच गई, क्योंकि वहां सबके लोग मिलने नहीं थे। जो परीक्षा वाले थे, जो अंगूठे के निशान थे, वो मैच ही नहीं करने थे। तो मुझे बाद में 6 महीने 1 साल बाद मिला, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग, भाई आप क्यों भग गए थे? उन्होंने कहा हमारी जगह जो परीक्षा थी वो किसी और ने दी थी। तो ये हाल था। ये कब तो की घटना है? इसको ठीक करने ये कब की ये घटना है? 2009 की 2009 से रोहतक की है। 2009 की घटना है विजय शर्मा साहब। 2026 में हम बैठे हैं, तब भी पेपर लीक होता है, तब भी धांधलेबाजी होती है, तो गुस्सा तो जायज है ना। लक्ष्मण जी सुनिए, यही मैं कहता हूं कि हमारे को ईमानदारी से बात करनी चाहिए। हम एनटीए क्यों लेकर आए? मैंने अभी बोला ना, शुरुआत में इसीलिए बोला कि सीटें बिकती थी। किस तरह से बिकती थी? वो एक तरीका नहीं था, कई तरीके थे। खुद यूनिवर्सिटियां नकल कराती थी, खुद यूनिवर्सिटियां पैसे लेती थी, और ये सर्वविदित है, सबको पता है। इस चीज को खत्म, ठीक है, कुछ खामियां है, खामियां ठीक करेंगे हम। बेटा आए, अभी हमने संसद में एक प्रस्ताव लेकर आए, बिल लेकर आए, तो वहां किसी ने कोई सहयोग दिया क्या? कोई अपना किसी तरह का कोई उनके पास आकलन था, कोई बातें थी रखने के लिए, संशोधन के लिए? कुछ नहीं लेकर आए। हाय हल्ला, विरोध करने से क्या देश का जो भविष्य है युवाओं का, वो सुधर जाएगा क्या? अरे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, लोगों के साथ बैठेंगे, कुछ आदान प्रदान होगा विचारों का, तो चीजें ठीक होंगी। हम कब करते हैं? हम कहाँ पीछे हटते हैं? हम हैं, तैयार हैं युवाओं के लिए। जिस तरह से एक के बाद एक प्रधानमंत्री जी ने कनेक्ट किया युवाओं के साथ, और जिस तरह से हम हर कदम के ऊपर युवाओं के साथ खड़े और इतनी सारी चीजें लेकर आए हैं, तो ये अवसर, जो यूनिवर्सिटियां हमने बढ़ा दी इतनी सारी, 300 से 750 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां बन गई, कितने मेडिकल कॉलेज बन गए, कितनी सीटें मेडिकल की हमने 50,000 से 1,36,000 कर दी। तो ये इसी का नतीजा है ना कि युवाओं को अवसर मिलेंगे ज्यादा। ठीक, युवाओं को अवसर मिलेंगे, कदम उठाएं, कदम धीरे धीरे रंग लाएंगे। मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगा, लेकिन शिव खेड़ा साहब एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। ये ठीक है, उनके अंदर जो भी समस्याएं थी आपने बताया, आप हमें थोड़ा ये समझाइए कि जो इनके मिजाज को आपने जहां तक देखा है कि इस तरह के संवाद के बाद इनके अंदर की जो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं कितनी नरम पड़ेंगी? उनको भरोसा होगा या ये लोग अब हमसे बात कर रहे हैं, शायद हमारी बात सुनी जाएगी? सुनिए जी। नहीं, मैं जो अभी जो वक्ता बोल रहे थे लक्ष्मण जी, वो 2009 की बात कर रहे थे। उस टाइम ये बुरा हाल था, वो बुरा हाल था। पिछले 7 साल से ये कुछ हो रहा है, ये ठीक हो रहा है क्या? नंबर 1, ये खाली जस्टिफाई करते हैं वो कितने बुरे थे, उस लिहाज से हम कितने अच्छे हैं, बाकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं। प्रॉब्लम चल रही है, और बहुत लोगों ने बोला है कि ये खाली जेनजी थी क्या? मेरे से कई बारी लोग पूछते हैं कि खाली जेनजी थी क्या? मैंने कहा एक बात बताइए कि अगर जेनजी के माँ बाप वहां पे आते हैं तो क्या, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? ओ जेनजी नहीं थे, दूसरे लोग थे, तो जेनजी के माँ बाप नहीं आएंगे क्या वहां पर? उनके परिवारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका पड़ोसी नहीं आ सकता। मैं जेनजी नहीं हूं, अगर मैं भी खड़ा होकर उनके लिए वहां पे खड़ा हो जाऊं, कहूं कि उनके साथ अत्याचार हुआ है, तो मैं जेनजी नहीं हूं, तो व्हाट इज रॉन्ग विद इट? क्या मेरा हक नहीं है? क्या देश नहीं है मेरा? बात ये शर्मा साहब, ऐसी बातें बहुत से लोग करते हैं कि 2009 में भी बिक रही थी, वो बिक रही थी, आज भी यही कुछ हो रहा है। और क्या है, दुख की बात यह है, आज जेनजी वो चाहते हैं ईमानदार सरकार होनी चाहिए, भ्रष्टाचार से दूर होना चाहिए, अत्याचार बंद होना चाहिए, ताकि कम से कम मेरिट एक क्राइटेरिया हो। मेरिट परेशान नहीं कीजिए आप उन लोगों को। विजय शर्मा साहब ने जवाब दिया, फिर बाकी मानक पास चलते हैं। ठीक है, शिव खेड़ा साहब जवाब देना चाहते हैं। विजय शर्मा साहब, मैंने इसकी पृष्ठभूमि बताई थी कि ये समस्या कहां है, और एक आदमी की नहीं, एक व्यक्ति की नहीं, एक स्टेट की नहीं, अकेले सेंटर की नहीं, ये हम सबकी समस्या है। और समस्या कहां उत्पन्न होती है? इसके 5 वो है, सेटर, उसके बाद में प्रिंटर, लॉजिस्टिक, उसके बाद में सेंटर, ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ऑर्गेनाइजर, तो ये सारे पहलुओं का ध्यान में रखते हैं हमने कंप्यूटर बेस का आधार बनाया है कि अगली बार से हम कंप्यूटर बेस का आधार पर करेंगे। कानून को हमने सख्त बनाया है। उसके अलावा हमने IIM कलकत्ता के जो आलोक कुमार हैं और जो दूसरे नंदन जी हैं,
वो कितने आपने देखा होगा उस विश्व में उन्होंने हमारा आधार और यूपीआई के तहत कैसे डंका बजवाया। ऐसे लोगों की हमने कमेटी बनाई है ताकि वो आगे विचार दे सके कि हम इसमें किस तरह के सुधार करें, और लगातार हम सुधार कर रहे हैं। कानून भी हम लेकर आए हैं, इधर हम अवसर भी दे रहे हैं, सीटें भी बढ़ा रहे हैं, इधर हम सजा का प्रावधान भी कर रहे हैं। सजा के प्रावधान में अगर कोई कमी है तो उसमें जुर्माना 1 करोड़ से 10 करोड़ भी हम कर रहे हैं। तो हमारी नीयत साफ है, लेकिन ये नहीं कि झारखंड में अगर पेपर लीक होगा तो वहां सब मुंह के ऊपर दही जमा लेंगे, अगर यहाँ कुछ होगा तो यहाँ सब कुछ है। दूसरा मैं खेड़ा साहब बताना चाहता हूँ, अगर आप बैठे तो कोई दिक्कत नहीं खेड़ा है, साहब आ रहा हूं सबका आपके पास। अधिकार है, हाँ। लेकिन वहां जाके पुलिस के ऊपर अटैक करें, मेरा लिंग, वहां उमर खालिद की बात हो, वहां अल्लाह ही सिर्फ रहेगा। अगर देश विरोधी इस तरह के नारे लगे, वहां इस तरह की बातें होंगी तो उंगलियां उठेंगी। वहां छात्र कितने थे आपको भी पता है, बहुत कम थे, ज्यादातर असामाजिक तत्व। और ये मेरे वर्ड नहीं है, ये जो प्रवक्ता है सीजेपी के, उन्होंने बोला है नड्डा साहब के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि वहां असामाजिक तत्व घुसे आए थे। और पंजाब में अमृतसर में जो हमारी वहां सरकार भी नहीं है, वहां सीपी ने बोला है, अमृतसर सीपी ने बोला है, पुलिस कमिश्नर ने बोला है कि आतंकवादी घुस आए थे। एक तो मिनट ये सर, सब कुछ विजय एंगल हमें शर्मा देखने जी, होंगे। अभी विजय शर्मा आपने जी, मेटा विजय का शर्मा जी, देखा होगा, मेटा में भी विजय उन्होंने शर्मा जी, माफी सारी मांगी बातें है। बहुत किस तरह कई से बार हम लोग चर्चा कर हाँ, वहाँ हाँ, रील आई ये थी। ये बेसिकली इस पे चर्चा काफी हम लोग करते भी रहे हैं, और जो आपने कहा वो बात भी हम चर्चा में लाए हैं। शिव खेरा साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? संक्षिप्त में जोड़िएगा, क्योंकि बाकी 3 मेहमान उनके पास जा रहा हूं मैं। सर, मैं हाथ जोड़ के यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जो अल्लाह के वहां पर गुण गा रहे थे और इधर की आतंकवादी बात कर रहे थे, वो गलत है, उसका मैं सहयोग नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, कोरिया में पेपर क्यों नहीं लीक होता? सिंगापुर में पेपर क्यों नहीं लीक होता? बहुत दुनिया में पेपर नहीं लीक होता क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है जैसा यहां पर है, और वहां पर वो अपने सिटीजन्स के लिए परवाह करते हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग अपनी जनता को परेशान कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं, ये एक किस्म का टेररिज्म है ऑन आवर ओन सिटीजन। अपने बच्चों के ऊपर आतंकवाद भी कर रहे हैं, उनकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। क्या हमारा हक है? क्या बिल्कुल, दरअसल ऐसा करते हैं कि हम हमारे, और आप कहते हो कि सुनिए, आप कहते हो कि 5 सेकंड का जवाब लेना, 5 सेकंड का। आपने एक बात कही, देखिए खेड़ा साहब, हमने कानून बनाया है। सर, एक बारी कानून बनाया है, एक कानून को 25-25 साल लग जाते हैं। सर, मैं तो यही कहूंगा कि हम लोगों को अपने बच्चों का ध्यान करना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा सर। 25-25 साल कानून बैठे हुए हैं, तो इसलिए कानून आप 10 करोड़ 1 करोड़ 100 करोड़ बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं होगा, उसको जमीन पर लागू करना होगा। शिव खेड़ा साहब, 1 मिनट, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल लोधी साहब भी हैं, और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा जी भी हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा जवाब संगीत रागी साहब से लूं, जो संगीत रागी साहब भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। संगीत रागी साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिबेट आपने सुना अभी शिव खेड़ा साहब का और विजय शर्मा जी का। इससे पहले आपने सुना होगा मोहन भागवत जी का जो संवाद था, वहां पे क्या टेक अवे निकाल रहे हैं आप? संगीत रागी जी। सबसे पहले तो शिव खेड़ा जी को नमस्कार। वो मेरे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, और मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ। मेरा बड़ा कई 7-8 साल से बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है, और सामान्यतः मैंने कभी उनको उत्तेजित होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि मैं इस सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जानता हूँ कि इस सिस्टम में भ्रष्टाचार है। और मैंने पहले भी कहा था, आपके शो में कहा था, मैंने एक डायरेक्टर को बहुत भद्दे भद्दे शब्दों में डांटा था 1.5 साल पहले, क्योंकि मुझे इन सब चीजों की जानकारी थी। लेकिन ये सवाल सिर्फ एक केंद्रीय सरकार के साथ नहीं है, कि चाहे आप हिमाचल में चले जाएं, चाहे आप बिहार में चले जाएं, चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाएं, हिमाचल में चले जाएं, बगल के हरियाणा में चले जाएं, दिल्ली का और बिहार का छात्र हरियाणा जाकर के अपना केंद्र क्यों रखता है? ये इसी से पता लगता है कि हिमाचल के अंदर, हरियाणा के अंदर सेंटर बिकते हैं। ये कोई यदि उत्तर प्रदेश का आदमी जाकर के रिमोट एरिया में जाकर के हरियाणा के
या पंजाब में अपना सेंटर रखवाता है, तो इसका मतलब है कि उस पंजाब या हरियाणा के अंदर सेंटर बिका हुआ है। कई ऐसे मामले आए हैं लक्ष्मण जी, जब मैंने देखा है कि एक एक सेंटर से 200 लोग पास होकर के आ रहे हैं। तो अब सवाल होता है कि क्यों ऐसा होता है। मेरी जो बच्चों से जानकारी मिलती है, और बच्चे ही आकर के हमको बताते भी हैं, सर अमुक सेंटर से इतने लोग हो गए, अमुक सेंटर से इतने लोग। शिक्षा का एक माफिया तंत्र इस देश में खड़ा है, और वो सभी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। मैं फिर आपसे ये दोहरा रहा हूं, वो सभी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नजदीक वाले भी होंगे, और ये पूरे काम कर रहा है। दुर्भाग्य से इस नेटवर्क को तोड़ा नहीं जा सका है, ये एक सच्चाई है। सरकार ने पूरी कोशिश की, कंप्यूटराइज सिस्टम को किया, लेकिन उसमें भी माफियागिरी चल रही है। क्या होता है कि सेंटर पर जहां जो सेंटर बिक जाते हैं, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, जो पैसा देकर के वहां पर गया है वो सीसीटीवी कैमरे से बाहर होता है। उनका सर्वर कोई और यूज कर रहा होता है, वो अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई काम और कर रहा होता है। तो वो चीजें आपको दिखती नहीं है, लेकिन वो भ्रष्टाचार है। मैं शिव खेड़ा जी की परेशानी समझ सकता हूं, क्योंकि वो अमेरिका से आए हैं, कहीं और से आते हैं। पर हमें ये भी ध्यान है कि पहले डिसेंट्रलाइज्ड एडमिशन हुआ करते थे। बिहार का अलग होता था, छत्तीसगढ़ का अलग होता था, मध्य प्रदेश का अलग होता था, राजस्थान का अलग। सरकार ने किया क्या कि सभी बच्चों को हर प्रदेश से 10 प्रदेश में जाने से बेहतर है एक जगह हम उसको सेंट्रलाइज कर दें, ताकि 10 जगह उनको फॉर्म भरना हो, वो नहीं भरे। अब इससे बच्चों को अच्छी तो हो संगीत गई रागी साहब, सुविधा, को फॉर्म भरना पड़ा, लेकिन जो माफिया काम कर रहे थे उनकी तो हत्या नहीं हुई ना। अब कहां से ये चोरी का सिस्टम कहां से लागू होता है, इसकी जानकारी मैं दे रहा हूं। एनटीए के लोग मिले होंगे, या एनटीए के लोग जो सेंटर अलॉट करते हैं, वो वहां पर घुसखोरी में सेंटर अलॉट हो जाता है। फिर वहां जो है ये पूरा गिरोह पूरे हॉस्टल में घूमता है। लखनऊ में चले जाइए, इलाहाबाद में चले जाइए, जयपुर में चले जाइए, कोटा में चले जाइए, आप यही है कि आप इस पंजाब के पूरे अंदर गिरोह पर लगाम लगाने के लिए, संगीत रागी सर, पूरे गिरोह पर लगाम लगाने के लिए आपने इतना सख्त कानून ला दिया। सिर्फ मामला परीक्षा तक सीमित नहीं है। अगर आप बच्चों के साथ संवाद को सुने तो उनकी चिंताएं बिल्कुल अलग तरीके की होती हैं। एजुकेशन सिस्टम में कैसे रिफॉर्म लाया जाए, एनवायरनमेंट को लेके कंसर्न है, सेम सेक्स मैरिज को लेके कंसर्न है, रिजर्वेशन को लेके कंसर्न है। तो मेरा सवाल थोड़ा सा अलग आपसे ये है कि इस जेन जी की जो अपेक्षाएं हैं, और ऐसे समय में अपेक्षाएं निकल के सामने आई हैं जहां भारत दुनिया के उन देशों में है जहां पे युवा आबादी सबसे ज़्यादा है। आपके पास उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने हैं जहां पे 18 से 29 साल की उम्र वाले लोगों की संख्या वहां पे 33% है, बिहार में 36% है, बाकी पंजाब में 25% है। तो इस आबादी को अब इग्नोर कर पाना कितना जोखिम भरा होगा, राजनीतिक जोखिम कितना होगा, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस प्रवक्ता विशाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल जी, इसका एहसास शायद आप लोगों को भी है, इस वजह से जन जी के आंदोलन में आप लोग भी अपने आप को शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। 20 सेकंड में उत्तर दे दूं, 20 सेकंड में उत्तर दे। एक मिनट, ठीक है, ठीक है। संगीत रागी जी से उत्तर ले लेते, फिर आपके पास आता हूँ। एक मिनट जी, संगीत रागी जी उत्तर दे दीजिए। हाँ, देखिए लक्ष्मण जी, आज राहुल गांधी सड़क पर उतर करके आए हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता का सवाल है वो कोई वाजिब सवाल है। दो चीजें, इस आंदोलन में अराजक तत्वों का आंदोलन था। ये खेड़ा जी को जरूर नहीं, हम आंदोलन पर जा ही नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, हम आंदोलन पे संगीत रागी जी जा ही नहीं रहे हैं। जो उनका कंसर्न है, उस कंसर्न से आप वाकिफ है ना? ना, उससे तो आप सहमत है ना? उनका जो कंसर्न है एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो, उनका जो कंसर्न है कि एनवायरनमेंट का कंसर्न है। लक्ष्मण जी सुनिए मेरे सवाल, मेरे उत्तर को सुनिए। पूरे डिस्कशन में, आंदोलन में एक भी बात इस
जेनजी ने शिक्षा के बारे में बात नहीं की, एक भी शिक्षा के सुधार के बारे में बात नहीं की। जो लोग आंदोलन में शामिल थे वे शिक्षा के में सुधार हो इसके लिए कभी बात नहीं। कभी हमने बात की है कि जेएनयू में क्या कारण है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी से ही आता था, केरला से ही आता था। ये कौन सा बड़ा करप्शन का धंधा था कि पूरा एक कार्डर बिल्डिंग जेएनयू में चल रहा था इतने सालों से? वो करप्शन नहीं था क्या? वो करप्शन था, वहां भी होता था, यूनिवर्सिटी में भी होता था, सारे जगह होते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये छात्रों का आंदोलन नहीं था। शिव खेड़ा जी कह रहे हैं परिवार के लोग छात्रों नहीं का आंदोलन नहीं था संगीत रागे जी, लेकिन जेएनजी के कंसर्न को तो आप खारिज नहीं कर सकते ना। आप आंदोलन को छोड़ दीजिए, आंदोलन में बाहर के लोग शामिल थे, यहाँ के लोग शामिल थे, वहां साजिश थी, छोड़ दीजिए। जेएनजी के कंसर्न से आप सहमत तो है ना, और उस आंदोलन को आप स्वीकार करें ना करें, लेकिन स्थिति ये आ गई ना कि प्रधानमंत्री को इंस्टाग्राम पे आना पड़ा, ये स्थिति आ गई विदेश मंत्रालय को स्नैपचैट पे आना पड़ा, ये स्थिति आ गई मोहन भागवत को जाके जेएनजी के कार्यक्रम में शामिल होना पड़ा। इस स्थिति पर तो आ गई ना। यानी सरकार भी समझ रही है, हर पार्टियां समझ रही हैं कि जेएनजी की भावनाएं जो हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं वाजिब बातें हैं। आंदोलन होगा, बाहर के लोग शामिल हो जाते हैं, कोई बाहर का तत्व हो जाएगा, वो अलग चीज है। उस पर मैं अलग से डिबेट हम लोग आपके साथ ही कर चुके हैं, तो उस पर हम लोग ना जाए। जेएनजी के जो कंसर्न है उस कंसर्न को तो समझ रहे हैं ना। हाँ लक्ष्मण जी आप आंदोलन को कैसे माप? आंदोलन के नारे क्या है? आंदोलन में कौन लोग हैं? आंदोलन की फंडिंग कहां से है? आंदोलन पर डिबेट ही नहीं है आज हमारे डिबेट संगीत रागे जी आंदोलन पर है ही नहीं। हमारी डिबेट आज है कि युवाओं की जो सोच है, जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उससे राजनीतिक सोच कितनी तालमेल खाती है। विशाल लोधे जी। देखिए लक्ष्मण जी, जहां तक मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनसे संबंधित लोगों के बयान सुने, इन बयानों से लक्ष्मण जी साफ साफ नजर आ रहा है कि भारत देश की सरकार जो है हताश और कमजोर नेतृत्व वाली सरकार है। छात्रों को कोई वो नहीं है कि किसने पेपर कराया, किसने नहीं कराया, पेपर छपके कहाँ आया, पेपर क्या हुआ, जवाबदेही सरकार की है, क्योंकि इस पेपर के होने का नेतृत्व सरकार कर रही थी। और बात रही अभी जैसे आज मैंने देखा कि मोहन भागवत जी छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे, तो भाई आंदोलन जो होता है वो किसी भी लोकतंत्र का श्रृंगार होता है। बिना आंदोलन के लोकतंत्र अधूरा होता है, और ये नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी इसको माना है। आज आप देखिए नीट 2026 के परीक्षा में 28 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तब मोहन भागवत जी अपनी संवेदनाएं लेकर क्यों मीडिया के सामने, बच्चों के सामने नहीं आते हैं? आज पूरा विपक्ष जब सरकार से मांग कर रहा है कि आज जो सरकार जो बच्चों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन और जो पेपर पैलेट गन और जो कील लगे जो दंडों से उनको बर्बरता की गई है, उस पर अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए था कि इसका आदेश किसने लिया था। आज अमित शाह जी क्या है, संसद से भागे फिर रहे हैं। तो आज ये सवाल नहीं, आज सवाल छात्रों के खास और हुकूक का है, और इससे न कोई भी सरकार नहीं बच सकती, क्योंकि आज जो जेएनजी है ये देश का 25वां भाग है, 25% भाग जो है वो जेएनजी है। आज पूरे देश में सत्ता बनाने से लेकर सत्ता उखाड़ के फेंकने तक की हैसियत जो है वो भारत का युवा रखता है। आप खुद देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ हार जाते हैं, मां पितंबरा के वहां पे भारतीय जनता पार्टी में सीट आ जाती है, उसी के बाद ना मोदी जी को माफी मांगने की, इंस्टाग्राम पे आने की आदत पड़ी, उसी के बाद ना मोहन भागवत जी को आज छात्रों के साथ वार्तालाप करने की जो चीजें सीज फायर की जा रही है। मुद्दा ये है। और बात रही जो कानून की बात, मुद्दा इससे आगे विशाल जी, जो मैं संगीत रागी जी से भी कहा, आपसे भी पूछ रहा हूं कि जो जेएनजी की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को कांग्रेस कैसे उसके साथ अपना मेल खाएगी? क्योंकि ये जो समस्याएं हैं, ऐसा तो नहीं भाजपा शासित राज्यों में समस्याएं हैं या फिर भाजपा से जन्म ली हुई समस्याएं हैं, ये तो ऐसी समस्याएं हैं जो सालों साल से चली आ रही है। तो आप पे भी तो नहीं भरोसा करेगा जेएनजी? देखिए, जितना बड़ा इतिहास भारतीय जनता पार्टी बना के आई है, अभी तक का इतना बड़ा इतिहास भारत के इतिहास में नहीं पेपर लीक का। और राहुल गांधी जी लगातार छात्रों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, छात्रों के मुद्दों को उठा रहे हैं, महिला के सम्मान और उनके समान भागीदारी की बात कर रहे हैं। जेएनजी के में हो रहे हैं उनके भविष्य में जो उतार चढ़ाव आने, जो संकट आ रहे, उस संकट पर भारतीय जनता पार्टी के सामने राहुल गांधी अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, मगर सरकार हटी है। सरकार विपक्ष को सुनना नहीं चाहती है, विपक्ष के मुद्दों पर ध्यान देना नहीं चाहती है। आप खुद देखिए, राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज में कोटा से लेके देहरादून तक प्रोग्राम किया। 8 अगस्त को देखिए, अभी हमारा प्रोग्राम इलाहाबाद में है,
क्या नेता प्रतिपक्ष भाई आरएसएस के जो लोग बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, आरएसएस एक निष्पक्ष और शास्त्रीय संगठन है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि जो 8 तारीख को छात्रों को कुछ इलाहाबाद प्रोग्राम था, क्या प्रशासन के दबाव में उस प्रोग्राम को कैंसिल करने का काम दरअसल मैं जाना चाह रहा था प्रियंका राणा जी के पास, लेकिन संगीत रागी जी को जोड़ना चाहते। संगीत रागी जी, आप कमेंट कर दीजिए, फिर प्रियंका जी के पास जाऊंगा, काफी देर से इंतजार कर रही हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से को बता देना चाहता हूं, शायद उनको जानकारी नहीं होगी कि राहुल गांधी का एडमिशन जब सेंट स्टीफेंस में हुआ था ना, तो वो भी चोरी से एडमिशन हुआ था। मेरिट के बल पर राहुल गांधी सेंट स्टीफेंस में नहीं आए थे, शूटिंग पर आए थे। शूटिंग प्रतियोगिता जो 26 बच्चे हैं उस पर आप क्यों नहीं व्यक्त कर रहे हैं? राहुल गांधी मैंने लगाने से छात्रों को सुनिए, इस देश के युवाओं की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आज एक मिनट इनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। विशाल जी, एक बार इनको अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। विशाल जी, एक बार संगीत रागे जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। संगीत रागे जी, संक्षिप्त में। देखिए, राहुल गांधी जी का एडमिशन के समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ था एक शूटिंग चैंपियन के बेसिस पर। वो बड़े अच्छे शूटर थे, और वो प्रतियोगिता उसके बाद उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पर हुआ था, और उसके बाद वो ऐसी शूटिंग प्रतियोगिता इस देश में नहीं हुई थी। क्रिश्चियन कोटे से गए थे। ये बेईमानी नहीं है बड़े घरों की, ये चोरी नहीं है। जो व्यक्ति खुद चोरी से डिग्री लिया हो, जो व्यक्ति स्वयं बैकडोर से एंट्री किया हो, और ऐसे तमाम लोगों को मैं बयानों का कोई औचित्य नहीं है। राहुल गांधी के बचाने के लिए कितना बड़ा झूठ बोल सकती है, इसका कोई साक्ष्य नहीं होता है। इन्होंने फिर देश में जहर बोने का काम किया। संगीत रागी की बात छात्रों की, युवाओं की है, ठीक है। आज राहुल गांधी का विषय से बड़ा देश के युवाओं का विषय। आप बताइए ना कि 26 जो छात्र जो मरे, आत्महत्या कर लिया, उस पर आपका बयान क्या है? आपने सरकार को जगाने का काम किया, सरकार के मुद्दों के विरोध करने का काम किया? लक्ष्मण जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जहां पर बीए पास व्यक्ति को हमारे वहां प्राथमिक टीचर नहीं बनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी उन आरएसएस के व्यक्ति को, कैलाश जोशी जी को आज देश का शिक्षा मंत्री बना दिया। कितना गंभीर विषय है। क्या जेनजी ऐसी में व्यक्ति थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से? जवाब कौन देगा? जवाब भारतीय जनता पार्टी। प्रियंका राणा जी, ठीक है, आप लोग राजनीति करिए, आगे चल के शो में अभी समय है। प्रियंका राणा जी काफी देर से इंतजार करें। प्रियंका राणा जी, ये तो आपने सुन लिया। सवाल मेरा बहुत ही सिंपल सा था कि ये मैं संगीत सर आ रहा हूँ, संगीत रागे सर मैं आपके पास आऊंगा। संगीत रागे सर प्लीज 10 सेकंड प्लीज। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। विजया लक्ष्मी पंडित कौन सी पढ़ी लिखी थी जिसको अमेरिका का एम्बेसडर बना दिया गया था? विजया लक्ष्मी पंडित ग्रेजुएशन भी नहीं थी, और उनको अमेरिका का एम्बेसडर बना दिया था क्योंकि वो पंडित नेहरू की बहन थी। विजया लक्ष्मी को यूएन का, अच्छा सुनिए, जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, आपको देश के स्वतंत्रता सेनानियों से बहुत दिक्कत है। इस देश के आंदोलन में जिसने भी योगदान दिया, आपने उसके ऊपर सिर्फ प्रश्न करने का काम किया। अब आप दोनों लोग शांत हो जाइए। अब आप दोनों लोग को शांत कर दीजिए, जरा प्रियंका जी के पास चलने दीजिए हमको। प्रियंका राणा जी, आपने देखा अभी आधे घंटे से हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि जेन जी की जो भावनाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उन तक पहुंचने के लिए, उन तक अपने संवाद करने के लिए मोहन भागवत पहुंचे। उनकी बातों को बखूबी सुना भी, और उनकी भावनाओं का कद्र भी किया, जिस तरीके से मोहन भागवत जी जवाब दे रहे थे। लेकिन जब मामला पॉलिटिकल पार्टी तक आती है, तो उन पर भी किस तरह से राजनीति होती है, आप देख लिए पिछले आधे घंटे में। आपको लगता है कि इस तरीके से जेन जी की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है? देखिए, अगर बात मोहन भागवत जी की हो, तो मैं सिर्फ यही कहूंगी, हजूर आते आते बहुत देर कर दी। अभी भावनाओं की बात हो रही थी, तो भावनाओं के लिए 2 शब्दों में मैं जो जेनजीज की उनकी भावनाएं हैं वो व्यक्त करना चाहूंगी। जुल्म के सारे हुनर हम पर यूं आजमा लिए, जुल्म भी हम पर हुआ और जुल्मी भी हम ही कहला गए। आप सोचिए, अभी कहा जा रहा है कि वहां पर जो आंदोलन किया जा रहा था, वहां पर छात्र नहीं थे, जो भी थे। मुझे आप एक बात बताइए, देश के अंदर किसी भी पीड़िता के साथ बलात्कार होता है या उसके साथ छेड़खानी होती है, तो क्या सिर्फ वहां पर वही पीड़ित लोग होते हैं कैंडल मार्च के अंदर, या जो प्रोटेस्ट करते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ होता है, या जो भी भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, हम जैसे लोग, आम जनमानस, वो जुड़ सकते हैं उस आंदोलन से? तो फिर जब शिक्षा की बात आती है, जब इस देश के अंदर बच्चों के अधिकारों की बात आती है,
उनके शिक्षा की लूट के ऊपर बात आती है, तो क्या सारे लोग, हमारे देश के लोग वहां पर प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते हैं? लेकिन फिर भी उनको ये कहा जाता है कि वहां पर तो जो थे एंटी नेशनलिस्ट थे। होते हो, मैं मानती हूँ हर प्रोटेस्ट के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन वो कहां से आते हैं, क्यों भेज जाते हैं, ये भी जांच का विषय है। इंटेलिजेंस क्या कर रही होती है, एलआईयू क्या कर रही होती है। और उसके बाद जब आप बात करते हैं कि भाई पहले भी कुछ नेताओं ने, जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी ये कहा था कि 500 रुपए लेकर के महिलाएं बैठ जाती हैं, इस बार भी यही हुआ, इस बार यही बोला गया। यहाँ तक कि लड़कियों के कैरेक्टर के ऊपर बात आ गई, उनको ये यहाँ तक ये भी कह दिया, उनकी सूरत के ऊपर, उनकी सुंदरता के ऊपर बात आई कि ये भी कहा गया कि ऐसी लड़कियां क्या अच्छी मां बन पाएंगी, उनके संस्कारों पर बात आई। तो देखिए, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जब बात आप आते हैं नीट के पेपर की, तो नीट के पेपर में 25 लाख के आसपास के जो विद्यार्थी हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और आपके पास सीट कितनी है, सिर्फ 1.25 लाख। आप कहते हैं कि हमने सीट बढ़ा दी, पहले बहुत कम थी। सर, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, लोगों की जो एग्जाम देते हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है, तो उसके साथ अगर थोड़ी बहुत सीट बढ़ा दी गई है तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी भी नीट पेपर के चोरी का या किसी का। ऐसे ही जेईई के अंदर भी इतने सारे बच्चे पार्टिसिपेट, 16 लाख इस बार लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सीट कितनी है आपके पास, सिर्फ 60,000। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि छात्र किस तरह से परेशान है, जो वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। प्राइवेटाइजेशन आजकल शिक्षा के अंदर ऐसा माफिया बन के बैठा हुआ है, इतनी मोटी मोटी फीस वसूली जाती है जो आम जनमानस नहीं दे पाता। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, इस बार सीबीएसई में कितना ज्यादा परेशानी हुई, ओएसएम आपने लॉन्च कर दिया बिना किसी प्रिपरेशन के, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चों के रिजल्ट डिले हो गए, इस बार जितने भी बच्चे हैं कितना परेशानी झेलना पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि री इवैल्यूएशन के अंदर इतनी खामियां मिली, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, आप लोगों ने गलती नहीं मानी। अब जाकर के जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर के ये बोला कि ठीक है हमारी गलती हुई है और हम इसको सुधारेंगे, और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, तो अब एक नई कहानी स्टार्ट हो गई है कि वो आंदोलन नहीं था, वहां पर शिक्षा की बात नहीं हुई। अरे शिक्षा की बात नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर इनका शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा क्यों मंजूर कर लिया? तो इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हमें सही दिशा में जाना है तो जो गलतियां खामियां हुई हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अगर हम गलतियां ही नहीं मानेंगे तो उसको सुधारेंगे कैसे? अभी एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे यहाँ गलतियां होती हैं, पहले सालों से होती आ रही थी, अब भी नहीं मानने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही पहले नहीं मानते थे, ऐसे ही आज भी नहीं मानते हैं, तो सुधार कहाँ हुआ है? फिर आप संवाद करने से क्या होगा? संवाद करना क्या होता है? आपस की जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसको खत्म करना, जो आपके डिफरेंसेस होते हैं उनको खत्म करना। आप डिफरेंसेस खत्म ही नहीं करना चाहते, आप लोग इस चीज को समझना ही नहीं चाहते कि आज का जेनजी जो है वो शिक्षा अच्छी भी चाहता है, लेकिन साथ में रोजगार भी चाहता है, और रोजगार के साथ साथ वो ये भी चाहता है, ये अश्योरिटी चाहता है सरकार से कि जो भी इसकी जिम्मेदारी लेगा, जो भी शिक्षा मंत्री आएगा, कोई भी सरकार आएगी, वो जिम्मेदारी ले। अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप लोग उसकी जिम्मेदारी लेकर के और उसका बिल्कुल, शिक्षा भी चाहता है, रोजगार भी चाहता है, और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार ना रहे ये भी चाहता है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जेनजी के साथ संवाद करने से क्या होगा। फिर आपने अगली लाइन में कहा कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम्युनिकेशन गैप कम से कम पहले दूर हो। तो कहा यह जाता है जब आपस में अंतर्विरोध हो, परस्पर विरोध हो, तो पहला काम की बातचीत की शुरुआत करिए, और बातचीत की शुरुआत करेंगे तो हो सकता है समाधान भी निकलेगा। तो मैं समाधान तक नहीं जाऊँगा क्योंकि जो समस्याएं वो काफ़ी गहरी है, तो समाधान से पहले बातचीत की जो शुरुआत हुई है, शिव खेड़ा साहब, बातचीत का जो तौर तरीका है वो जेनजी से दो लॉजिक है। एक कहा जाता है जेनजी से आपको बात करना है तो उन्हीं की भाषा में बात करिए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन तो मैच्योर होते हैं, जिस उम्र के पड़ाव पे होते हैं, उनकी भाषा में बात करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे कैसे आप देखते हैं इस कम्युनिकेशन गैप को कैसे पूरा किया जा सकता है? एक्शन की बात आगे चल के करेंगे। लक्ष्मण जी, अभी ब्रेक तो नहीं है ना? हाँ। नहीं, हम लक्ष्मण जी, आप ही से बात कर। बातें कहना चाहूंगा। हाँ। ओके, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक तो अपना रागी जी को मैं जानता हूं, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। मैं हाथ जोड़ के, मेरे किस्म से मेरे गुरु समान ही मैं उनको मानता हूं। इज अ शिक्षक,
और प्रियंका जी ने भी जो अभी बात कही है, आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं है जो कि बहुत, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, और ये कह देना कि उनके कांग्रेस के टाइम में भी होता था, पहले भी होता था, हुआ है और बैकडोर में आ गए और ये हो गया वो हो गया, तो डज दैट जस्टिफाई व्हाट यू आर डूइंग? क्या उसकी इज दैट जस्टिफिकेशन कि पहले होता था हम भी यही कर रहे हैं, उसी तरीके से चलता रहेगा? तो आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? कुछ भी फर्क नहीं रह गया। तो जब इलेक्शन का टाइम आता था, आप दुनिया को बोलना चाहिए कि जो पहले था मैं हम भी वही करेंगे, तो शायद आपको वोट भी नहीं मिलती, कोई आपको जिताता भी नहीं, आप भी वही बाहर बैठे होते इस टाइम। तो मैं ये कह रहा हूं, आपने दो चीज बात कही है, एक शिक्षा उनको जरूरी है, वन, दूसरा रोजगार चाहिए, और तीसरा भ्रष्टाचार हटना चाहिए। बट एक बात बताइए, इसमें कौन सी नाजायज चीज है सर? कौन सी गलत बात है? और आप कहते हैं कि इनके साथ बात करने का तरीका क्या है? सर मेरे को आप अपनी उम्र में दिखा दीजिए, अब आपके साथ ऐसा व्यवहार हो और साथ से पेपर लीक करते हो, आप क्या करिएगा सर? आपके पास जवाब ही नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं है, आप क्या करोगे? बातचीत करते रहो, 7 साल से बात हो रही है, उसके बाद क्या करोगे आप? फिर सड़क पे खड़े नहीं हो जाओगे? ठीक है, बाहर से गलत एलिमेंट आया है और हमेशा आता है, तो उसकी जिम्मेवारी एक आदमी होती है कि उसको दूर रखना। लेकिन सारा दुनिया, सारा देश, इनफैक्ट इनको सपोर्ट इंटरनेशनली सारी दुनिया से सपोर्ट हुई, मैंने भी सपोर्ट किया, मैं गया नहीं हूं वहां पर बिकॉज मेरी सेहत नहीं अलाउ करती है। बट माई पॉइंट इज, कौन सा गलत काम किया इन्होंने? दे हैव कम बैक एंड स्टूड अप, हाथ जोड़ के बैठे रहे। आप कहते हो क्यों नहीं बातचीत करी, तो आपसे मैं पूछता हूं, आपने पेपर क्यों लीक किया? अभी ये सवाल पूछते हो कि बहस क्यों नहीं, आपने बातचीत क्यों नहीं की? आपसे पूछते हैं पेपर क्यों लीक किया 7 साल से? मेरा ड्राइवर है, उसका बच्चा है, वो बिहार या यूपी में अभी उसने पुलिस का एग्जाम दिया, वो पेपर लीक हो गया, बाहर हो गया उसको, वो कहता है जी उसकी भी नहीं, मैं क्या करूं सर? कहता है मैं क्या करूं? ड्राइवर है, कहता है मैं क्या करूं, अब मैं अपने बच्चों को कहां ले जाऊं? सर एक ऐसा है, रागी जी ने बहुत ठीक बात कही थी, हमेशा लोग कहते हैं कि पिछले 12 साल से एक सरकार चल रही है, आप भ्रष्टाचार को ब्लेम करते हो, आपने भ्रष्टाचार दूर क्यों नहीं किया? आपने भ्रष्टाचार दूर क्यों नहीं किया? और भ्रष्टाचार दूर करना मुश्किल नहीं है, और भ्रष्टाचार दूर नहीं किया, आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिसको कहते हैं 70,000 करोड़ रुपए खा गया और 3 दिन के बाद उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। नहीं, मैं इन सारे मुद्दों को, हाँ शिवखेड़ा सर, मैं दरअसल इस मुद्दों को मैं पॉलिटिकल पार्टी की भाषा में पूछता हूँ। ये जो आपने कहा शिवखेड़ा सर, मैं उन्हीं की भाषा में, पॉलिटिकल पार्टियों की भाषा में ये सवाल पूछूं। प्रोड्यूसर साहब से चाहूंगा जो राज्यवार युवाओं के जो वोटर के आंकड़े हैं वो जरा दिखाएं स्क्रीन पे, और इस स्क्रीन को गौर से देखिएगा। विजय शर्मा साहब और कांग्रेस के प्रवक्ता आप दोनों लोग और विशाल जी, और इस आंकड़े को देखिए और आप देखिए कितना बड़ा पॉलिटिकल एक कैपिटल है, वोटर के लिहाज से कहें तो पॉलिटिकल कैपिटल है ये युवा आज की तारीख में, जो सबसे तेजी से बढ़ती हुई आबादी थी, इतने वोटर लेके चले। बिहार में 36%, यूपी में 33%, झारखंड में 33%, ऐसे हर राज्यवार यहाँ दिए हुए हैं। ये इतना बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल रिस्क पे है। अब सिर्फ संवाद से काम चल पाएगा क्या? विशाल जी पहले आप, फिर विजय शर्मा साहब। एक ही काम है सर, एक ही काम है, संवाद की बात है। जो आप जड़ को देखिए कि कहां से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। रागी जी ने 3 बारी बात कही थी कि भ्रष्टाचार हर जगह पर बैठा हुआ है, माफिया बैठा हुआ है। अब बैठा तो हुआ, आपने आइडेंटिफाई तो कर दिया, लेकिन हटाने का काम किसका है? सरकार। बिल्कुल यही सरकार की थी। बिल्कुल यही सवाल, इसीलिए मैं दोनों लोगों के पास, हाँ, इसीलिए मैं दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं के पास सवाल लेकर के आया हूं। इतने बड़े पॉलिटिकल कैपिटल को आप कैसे देखेंगे? इतना जोखिम है। विशाल जी। लक्ष्मण जी बस एक सवाल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने डिक्लेयर किया है दैट इंडिया हैज बिकम मोर करप्ट देन बिफोर। इंडिया हैज बिकम, हमारा 86 नंबर था ऑन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, नाउ 102 पे आ गए हम सर। बताइए, सबको दिख रहा है। प्रियंका जी कुछ आप जोड़ना चाहते थे? एक मिनट, सबको मालूम है सर। हाँ, प्रियंका जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर आता हूँ विशाल जी। लक्ष्मण जी बस
हाँ, अगर हम संवाद की बात कर रहे हैं, बस मेरा एक प्रश्न है बीजेपी के प्रवक्ता से और मोहन भागवत जी से भी, कि आप संवाद हाँ। की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों के ऊपर लाठी बरसाई गई, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर आपने हमला किया, डंडे करे गए और वहाँ पर जो थे पुलिस बिना नेम प्लेट के वहाँ पर मौजूद थे। तो इस तरह की जाँच होनी चाहिए और आप जब जिन बच्चों के ऊपर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, जिन बच्चों को आप एंटी नेशनलिस्ट घोषित करने पर तुले हुए हैं, उनसे अब संवाद कैसे होगा? उनकी जो मानसिक स्थिति है, क्या वो इस स्थिति के अंदर वो खुल कर के आपसे बात कर पाएँगे? मनोदशा आप समझ पाएँगे? विजय शर्मा जी। लक्ष्मण जी, तो मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। अभी प्रियंका जी जी। ने बोला कि प्राइवेट पार्ट्स में, ये झूठ है। टीवी के ऊपर इस तरह के झूठे बातें मत चलाओ। अगर आपके पास कोई साक्ष्य तो रखो, नहीं तो नेशनल टीवी के ऊपर ऐसी झूठी बातें करना गलत है। और इसके लिए मेटा को नोटिस भी जारी किया गया है, कैसे एआई के द्वारा जनरेटेड फेक वो चलाए गए। दूसरा मैं बताता हूँ आपको, आपने भी कहा लक्ष्मण जी, आपको भी मैं करेक्ट कर दूं कि मोहन भागवत जी को क्यों जैन जी से बात करनी पड़ी। ये आप इस तरह की बातें मत करो। ये जो संस्था है, ये संस्था लगातार 15 सालों से संवाद करती है युवाओं के साथ, और इसमें हमारे माननीय भागवत जी तीसरी बार जा रहे हैं। पहले 2016-17 में गए थे, 20-21 में गए, अभी गए हैं। इसमें 11 से 19 साल तक के बच्चे, 2000 बच्चे और 109 शहरों के बच्चे आए हुए हैं भारत के, और ये काफी देशों में फैली हुई संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है, युवाओं के लिए काम करती है। दूसरा, अभी तनेजा साहब की मैं समझ गया वो कहाँ बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैं उनके साथ कभी डिबेट में नहीं आया था, लेकिन अब मुझे उनकी विचारधारा का पता लग गया। जब उन्होंने एमनेस्टी का नाम लिया ना, मेरी समझ में आ गया वो कौन सी भाषा बोलना चाहते हैं। एमनेस्टी का आपको नहीं पता है वो उन्होंने किस तरह का अपने मुंह पे मखौटा लगा रखा है। वो भारत में क्या करती है, बाकी देशों में क्या करती है, उनको तकलीफ में भारत क्यों तरक्की कर रहा है, भारत क्यों एक सुपर पावर बनने जा रहा है, क्यों भारत यहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत अपने सारे हथियार बना रहा है, क्यों भारत अपने देश की रक्षाओं को, अपनी सुरक्षा के लिए जितनी भी सीमाएं उनको सुरक्षित कर रहा है, वो उनको नहीं भाता है। वो धर्मांतरण करके कैसे देश को नीचा दिखाना चाहते हैं, किस तरह से वहां नक्सलवाद था, उसमें एमनेस्टी के लोग पाए गए थे, पैसे देते थे, मतांतरण में उनका हाथ मिलता था। तो देश की संस्थाएं, देश की अगर कोई एजेंसी बताती है कि ये अमुक संस्था इस तरह से गड़बड़ी फैलाना चाहती है, शांति फैलाना चाहती है, ऐसी संस्था को आप महिमा मंडित कर रहे हो टीवी के ऊपर बैठ के। मैं तो कहता हूं ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ के आना चाहिए था, समझ के आना चाहिए था। सिर्फ ये नहीं कि उसने सर्टिफिकेट दे दिया तो आप यहाँ टीवी पे बैठ के उसको महिमा मंडित करेंगे, तो मैं बिल्कुल नहीं करता। हाँ, रही बात जैन जी की, तो हम समर्पित हैं। आप मुझे बताइए, झारखंड में तो हमारी सरकार नहीं है, केरल में हमारी सरकार नहीं है, हिमाचल में हमारी सरकार नहीं है, पंजाब में हमारी सरकार नहीं है। भाई क्यों कहते? अरे अब कानून हम ला बैठ के बच्चों के साथ बात हम कर रहे हैं, हम उसके लिए उनके रोजगार कर रहे हैं। अभी मैंने बताया क्या होता है, 12 साल में अगर हमने 3 गुना लगभग सीटें बढ़ा दी, कुछ नहीं होता। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप 70 साल में जितनी भी परीक्षा होती है, नाम लीजिए, सबके पेपर लीक हो रहे हैं। प्रियंका जी, हिम्मत, लेकिन जवाब ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं विजय शर्मा जी, हम लोग छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल लोधी साहब उनके पास जाएंगे और जो सवाल विजय शर्मा जी से मैंने पूछा था वही सवाल आपके पास भी लेकर के आऊँगा। लेकिन एनजी का एक कनेक्शन, ये सियासी कनेक्शन कैसे है, अलग अलग बातें निकल कर सामने आई, लेकिन पिछले 45 मिनट से जो चर्चा हुई, दरअसल जो मैं सुनना चाह रहा था, कुछ हद तक बातों से हम लोग अलग होते गए, लेकिन मेरा मूल सवाल अभी वहीं का वहीं बना हुआ है कि जैन जी की जो समस्याएं थी अब एक प्लेटफॉर्म तले सामने निकल कर आई, सब एकजुट तो हो गए, लेकिन ये सिर्फ जैन जी तक नहीं रहेगी। इस समस्या का आगे चल के आपको राजनीतिकरण अभी से हो ही गया, लेकिन आयतिक रूप से भी काफ़ी अहमियत रखता है। विशाल लोधी साहब, जो सवाल बीजेपी से पूछा जा रहा है वही सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। और जो मोहन भागवत जी का जो इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं तो वहाँ तख्त लेके खड़ा था, ना तो बीजेपी ना तो सीजेपी, मतलब हमारी जो समस्या है उसको दूर करिए, हमें पार्टी से मतलब नहीं है। जब आप चुनाव में जाएंगे या फिर जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहाँ भी तो यही सवाल उठ खड़े होंगे, कैसे निपटेंगे उनसे? देखिए लक्ष्मण जी, कि जहां तक देश के युवाओं की बात है, माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में लगातार, आज से नहीं कई वर्षों से, जब से वो राजनीतिक जीवन में, युवाओं के मुद्दे को उठाते हैं। आज सबसे बड़ी युवाओं के सामने समस्या क्या है? गिरती हुई जो आज शिक्षा प्रणाली है उसको आप ध्यान से देखिए। महंगी शिक्षा कहाँ इतनी महंगी होती चली आ रही है। उसके बाद छात्रों की जो बरसों की संघर्ष होती है, मेहनत होती है, उसमें क्या होता है, लास्ट में पेपर लीक हो जाता है और छात्र हताश हो जाता है। उसका भविष्य जो है, जो भारत का भविष्य होता है, वो अंधकार में चला जाता है।
तो लगातार ये समस्या लगातार बनी हुई है। आज मुद्दा क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि हमने कानून बना दिए, कानून 2024 में बनाया था, 1 साल में 11 पेपर लीक हो गए, उसमें लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। जवाबदेही किसकी बन रही है? जिन आरोपियों को पकड़ते हैं, एक मुख्य नाम के आरोपियों को 11 महीने बाद पकड़ा था, 3 महीने बाद छोड़ दिया था। 45 से ज्यादा 45 लोग पकड़े गए थे पेपर के आरोपी, जिसमें से 24 लोग बरी हैं। तो आज नियम और कानून भी सख्त होना चाहिए। सरकार का संरक्षण इन नकल माफियाओं के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की युवा है। भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो देश का युवा है। जब तक देश की ये रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी, ये देश मजबूत नहीं होगा। हाँ, मगर मैं एक जगह पे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को टोकना चाहूंगा, मेरे देश के युवाओं को। आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे उग्रवादी कोई कहता है कि ये आंदोलनकारी जो है वो गटर है, इस टाइप के कई मीडिया चैनल के माध्यम से देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज प्रश्न ये बनता है कि हमारे देश के युवाओं को यदि आप उनकी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनका कोई निदान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको गाली देने का भी काम ना करिए। और बात रही मोहन भागवत जी की, मोहन भागवत जी भाई, यदि आज आपको देश के युवाओं से बात करने की जरूरत पड़ गई, तो आपको बहुत सारे सवालों पे भी आपको बात करना चाहिए था। आपको चंदा चोरी पे भी बात करना चाहिए था, समाज के सामने, देश के सामने आना चाहिए था। किसान जब आंदोलन कर रहे थे तब तो आपको भी आना चाहिए था, और आज उस समय भी आना चाहिए था जब दिल्ली की सड़कों पर किसान नौजवान लाठी खा रहा था। खुद आरएसएस के जो अतुल लीने हैं, जो इनके से मुद्दा से हम लोग नहीं भटकेंगे विशाल जी, मुद्दा से हम लोग नहीं भटकेंगे। हम लोग मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, क्योंकि आरएसएस की बात है, लक्ष्मण जी आरएसएस की बात है, एक लाइन हो जाने दीजिए। उन्होंने क्या बोला? छात्रों को आंदोलन में हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ये छात्र आंदोलन नहीं, ये भारत के लोकतंत्र का विरोध है। तो कहीं ना कहीं आज आरएसएस को अपनी नीयत साफ करनी पड़ेगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कि भारत देश के युवाओं के साथ रहे, कि भारत के भविष्य के साथ है। आज सवाल वही है, जवाबदेही बीजेपी की क्यों है? क्योंकि हम तो विपक्ष है, हम सवाल उठाएंगे। आज हमारे नेता इलाहाबाद में प्रोग्राम करने जा रहे थे, छात्रों की आवाज को बुलंद करने जाते थे, नेता प्रतिपक्ष का राइट नहीं था। भारतीय आरएसएस के लोग बताए ना। संगीत रागे जी भी इशारा कर रहे हैं, शर्मा जी आप भी इशारा कर रहे हैं। संगीत रागे जी पहले आप, ठीक है विशाल जी, बाकी लोगों को सुन भी लिया जाए। आपकी बात हम लोगों ने बखूबी सुन ली, अब बाकी लोगों को सुन लिया जाए। संगीत रागे जी संक्षिप्त में, फिर विजय शर्मा साहब के पास आऊंगा। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक आज से नहीं, युवा नाम का एक संगठन है जो विश्वविद्यालयों में काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुष्ठांगिक प्रकल्प है जो देश के सभी विश्वविद्यालयों में, सभी महाविद्यालयों में युवा नाम के एक संगठन के तौर पे काम करता है। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अलग है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका पालक है, मॉनिटरिंग करता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ युवाओं के साथ छात्रों के संवाद आज इस आंदोलन से नहीं निकला है, बहुत पहले से हो रहा है, शायद जानकारी का अभाव है। दूसरी बात, जो छात्रों की पिटाई हुई है, मैं बिल्कुल उसके साथ, मैं पहला व्यक्ति हूं जिन्होंने जो इस बात के लिए करता है कि जो छात्र पत्थर बरसाए, जो परमिशन नहीं ले और संसद में जाकर के, संसद पर जाकर के धावा बोले, उसकी पिटाई होनी बिल्कुल जायज है। मैं उसके साथ खड़ा हूं। तीसरी बात जो शिव खेड़ा जी ने कहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये सब धंधेबाज ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं बहुत गंभीरता से, मैं ऑस्ट्रेलिया में था और मुझसे कहा डेमोक्रेसी इंटरनेशनल कहा है, सॉरी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और एक बार मैं सेमिनार के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गया था, 2018 की बात है। डेमोक्रेसी में पायदान में बांग्लादेश से भी भारत नीचे है। मैंने कहा आपको कहां से जानकारी? अखबार की कतरनों से हमने निकाला है। तो ये उनका स्तर होता है। ये वेस्टर्न डिस्कोर्स में हमको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहिए। और मैं तो इसको रत्ती भर भी इसको जिसको तवज्जो देने की बात होती है तो मैं बिल्कुल ही नहीं देता है। ये उनके राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा होता है, जिसकी बात शिव खेड़ा साहब कुछ ऐड करेंगे? ठीक है सर, समय चूंकि हमें बाकी लोगों को 10 सेकंड में, शिव खेड़ा साहब कुछ 10 सेकंड में अपनी बात समय करूंगा। यदि कोई आंदोलन में आकर के कहे कि 370 खत्म हो गया, उमर खालिद जेल में क्यों है, नक्सलवाद को खत्म कर, समझने में कोई गुरेज नहीं होने चाहिए कि ये आंदोलनकारी की नीयत क्या थी, इनके विचारधारा क्या थे, इनका छात्र आंदोलन से कोई
उनको डंडे से पिटाई हुई, मैं बिल्कुल उसके साथ खड़ा हूं। विशाल जी 15 सेकंड, विशाल जी 15 सेकंड, एक मिनट, 15 सेकंड। यदि जो छात्र थे, यदि छात्र के प्रति सरकार इतनी जागरूक होती तो आज ये बर्बरता जो लाठीचार्ज हुई है सरकार को जवाब देने की ही नौबत न पड़ती। और शिवखेड़ा जी, छात्र आंदोलन में ठीक है, ठीक है, आपकी बात हो गई। का नहीं हो रहा था, कांग्रेस का नहीं हो रहा था, किसी का नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए देश विरोधी नारे लगाए, धर्म विरोधी नारे लगाए, और आज वही लोग जो थे जिन्होंने छात्रों को तोड़ने का काम किया। हो हाँ, प्रियंका जी कुछ आप बोलना चाह रहे जल्दी से? जी लक्ष्मण जी, मैं तो ये कहती हूँ देश के अंदर आज 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद होने के कगार पे हैं सरकारी। छोटे छोटे जो आपके जेन अल्फा है, आपको जानकारी नहीं है। शिवखेड़ा जी आप भी ठीक है समझ। शिवखेड़ा जी 10 सेकंड में जवाब दिए, फिर मैं विजय शर्मा जी के पास जाऊंगा। शिवखेड़ा जी बाकी लोग को शांत करिए, शिवखेड़ा जी को सुना दीजिए। शिवखेड़ा जी। हाँ सर, मैं सिर्फ एक ही हाथ जोड़ के मेरी एक ही सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा आप ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे, हम लोगों को बुलाते रहेंगे। अगले साल फिर पेपर लीक हो जाएगा, कभी यहाँ पर मंदिरों से चोरी हो रही है। नहीं, विजय शर्मा जी बोलने वाले कि अब ऐसा नहीं होगा। विजय शर्मा जी आज ये गारंटी देने वाले कि ऐसा नहीं होगा। विजय शर्मा जी गारंटी दे दीजिए बाकी लोग। अदालत की बात लक्ष्मण जी, अदालत लक्ष्मण जी पहले दिन से हमने कमर कस लिए। भ्रष्टाचार किसी भी विभाग में, किसी भी लेवल पर, कहीं भी किसी भी तरह का होगा उसकी हम कमर तोड़ कर रहेंगे, और काफी हद तक हमने तोड़ दी है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी तरह की कोई भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं तो शिवखेड़ा जी जो कह रहे हैं अगली बार हम लोग इस मुद्दे पर प्रोग्राम नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी दे रहे हैं आप? बिल्कुल 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 आश्वस्त करना चाहता हूं मैं। चलिए तब तक हम लोग कोई और मुद्दा खोज के लाएंगे, लेकिन आप सही मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंधी से आवाज। नमस्कार।